तो आज हम कक्षा छठवीं विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे पाठ मतलब अध्याय 4। ठीक है। अध्याय 4 में क्या है? वैदिक काल। ठीक है। वैदिक काल कहाँ से कब तक है? देखो, आज से 3500 से 4000 वर्ष पूर्व की बातें हैं ये। ब्रैकेट देखो, पिछले अध्याय में हमने सिंधु या हड़प्पा संस्कृति में जाना। उसके बाद हम सिंधु सरस्वती नदियों के मैदान में पुनः एक नई संस्कृति का विकास होते देखते हैं। इसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एक वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति को विकसित करने वाले अपने आप को आर्य कहते थे। क्या कहते थे अपने आप को? आर्य। और आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सुसंस्कृत। क्या होता है? सुसंस्कृत, श्रेष्ठ या सुसंस्कृत। अब हम यहाँ पे देखेंगे वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में क्या है? वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य है ना, सबसे पुराना। प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना साहित्य है और ये व्यापक ज्ञान से पूर्ण है। व्यापक ज्ञान से पूर्ण है। इस प्रकार के साहित्य कभी कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। वेदों की भाषा प्राचीन संस्कृत है। क्या है? वेदों की भाषा जो है वो प्राचीन संस्कृत है। वेद 4 हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद एवं चौथा है अथर्ववेद। ठीक है। कितने वेद हैं हमारे यहाँ? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो संपूर्ण वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य कहा जाता है। श्रुति यानी होता है सुना गया। ठीक है। श्रुति परंपरा में गुरु द्वारा शिष्य को मौखिक रूप से वेद मंत्र सिखाए जाते हैं और सुनकर शिष्य सस्वर पाठ कर स्मरण करते हैं। इस तरह यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सावधानी पूर्वक हस्तांतरित होता रहा है। ठीक है। अब हम देखेंगे वैदिक काल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, दूसरा था वैदिक उत्तर वैदिक काल। तो इन दोनों कालों की विशेषताओं का उल्लेख हम आगे करेंगे। देखते हैं ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल में आर्थिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में लोग सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। कहाँ रहते थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। और सप्त सिंधु का अर्थ है 7 नदियाँ। सप्त मतलब होता है 7। ठीक है। सिंधु मतलब नदियाँ, मतलब होता है 7 नदियाँ। जो सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों का क्या था? वो क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ दिया देखो, ऋग्वेद क्या है? विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके मंत्रों को सूक्त कहा जाता है और सूक्त का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया, है ना। और इन सूक्तों में देवी देवताओं को स्तुति की गई है और इसके अध्ययन से हमें उस समय की जो विस्तृत जानकारी है वो मिलती है। ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पे देख रहे हो 7 नदियाँ। यमुना नदी, गंगा नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, मतलब 7 नदियाँ जहाँ मिलती थी वो सप्त सिंधु कहलाते थे। ठीक है। फिर है वैदिक काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। वैदिक काल के लोग क्या करते थे? पशुपालन करते थे। वे खेती भी करते थे, जौ उगाते थे, लेकिन खेती उनका क्या था? प्रमुख व्यवसाय नहीं था। गायें उनकी मुख्य पूंजी थी। वे गायों की पूजा करते थे और गायों से दूध, मक्खन, घी आदि प्राप्त करते थे। उनका एक अन्य उपयोगी पशु घोड़ा था जिसे वे रथों में क्या करते थे? जोतते थे। इनके अलावा वे भेड़, बकरी और कुत्ते भी पालते थे और वे पशुओं को चारागाह में क्या करते थे? चराते थे। ये चारागाह संभवतः उनके सामूहिक अधिकार में थे। वे अपने पशुओं के लिए चारा कम पड़ने पर नई जगह में जाकर बस जाते थे। क्या करते थे? नई जगहों में जाकर बस जाते थे। रथकार या लकड़ी के रथ बनाने वाला उनका महत्वपूर्ण कारीगर था। आर्य महिलाएं सूत काटती थी और कपड़े भी बुनती थी। फिर अभी देखो इनका रहन सहन कैसा था। तो इस काल में आर्यों का जीवन जो था वो बिल्कुल सीधा साधा एवं सरल था, है ना। वे लकड़ी एवं मिट्टी के घरों में रहते थे। अपनी गायों के लिए बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाते थे, है ना। बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाते थे और उनके भोजन में क्या क्या था? दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी, गेहूँ, जौ, मांस आदि प्रमुख रूप से किसमें क्या था? शामिल थे। पिता परिवार का मुखिया होता था और समाज में पुरुषों का अधिक महत्व था। वैदिक समाज में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। वे यज्ञ जैसी धार्मिक क्रियाओं में पुरुषों के साथ भाग लेती थी और इस समय महिलाएं जो है क्या होती थी? शिक्षित होती थी और कई महिलाओं ने वेदों के सूक्तों की यहाँ भी रचना भी की थी। ठीक है। पिता जो क्या होता था? परिवार का मुखिया था। अभी भी पिता जो होता है परिवार के मुखिया ही होते हैं। ठीक है। और समाज में पुरुषों का अधिकार क्या था?
अब पुरुषों को सबसे ज़्यादा अधिक महत्व दिया जाता था उनके अधिकारों को, ठीक है। फिर है अब हमारा समाज। तो समाज कैसा था उस समय कि वैदिक काल में समाज का प्रमुख आधार परिवार होता था। एक गांव या बस्ती में कई परिवार के लोग रहते थे, वे सभी एक दूसरे के रिश्तेदार होते थे। ऐसे कई गांव के लोगों को मिलाकर जन बनता था। उस समय ऐसे कई जन थे, जैसे कि पुरुजन, कुरुजन, यदुजन आदि, ठीक है, 3 जन थे। क्या आज भी एक गांव के सभी लोग एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं? तो उन दिनों वैदिक लोगों के अलावा कई ऐसे लोग भी थे जो संस्कृत नहीं बोलते थे। क्या नहीं बोलते थे? संस्कृत। और उनका रहन सहन, आचरण आदि वैदिक लोगों से अलग था। इन्हें वैदिक लोग दास, दस्यु या पढ़ी कहते थे। क्या कहते थे? दास दस्यु लोग, इसको दास, दस्यु या पढ़ी कहते थे। वैदिक जन और इन लोगों के बीच कभी कभी युद्ध भी होते थे, लेकिन वे एक ही स्थान में रहने के कारण एक दूसरे की बातें भी सीखने लगे थे और उनमें मेल मिलाप भी होने लगा था। ऋग्वैदिक कालीन समाज में जाति पाति या छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी और सभी लोग क्या करते थे? समान माने जाते थे, ठीक है। उस समय क्या होता था? समाज में जाति पाति की जो बुराइयां वो नहीं थी और लोग एक दूसरे को समान मानते थे, ठीक है। वहाँ का राजा कैसा था? तो ऋग्वेद से पता चलता है कि उन दिनों क्या होते थे? जन के सभी पुरुष, है ना, जनता के सभी पुरुष क्या करते? मिलकर अपना राजा को क्या करते थे? चुनते थे। और राजा का काम युद्ध में क्या करना होता था? नेतृत्व करना था और यज्ञ करना और लोगों की समस्याओं का निपटारा करना था। तब राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। वंशानुगत का मतलब समझ गए? एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, है ना, दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी, मतलब ये होता है वंशानुगत। पिता के बाद पुत्र का पद, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं था। पिता के बाद पुत्र को पद देने का नेतृत्व नहीं था यहाँ, अर्थात पिता के बाद पुत्र ही राजा नहीं बन सकता था। राजा को सभी महत्वपूर्ण निर्णय सभा के सदस्यों की सलाह से लेना होता था। जब सभा में सारे सदस्य होते थे, सब सलाह देते थे, तब वो राजा कार्य करता था। इसलिए वह अपने जन पर मनमानी नहीं कर सकता था, क्योंकि जनता ने उसको बनाया था, ठीक है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वैदिक जनों की शासन व्यवस्था गणतांत्रिक व्यवस्थाओं पर क्या थी? आधारित थी, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम युद्ध किस प्रकार से होते थे। तो कभी कभी पशुओं या चारागाहों के लिए जन एक दूसरे से युद्ध करते थे। उनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। आवश्यकता पड़ने पर क्या करते थे? और जन के सभी पुरुष मिलकर युद्ध करने जाते थे और युद्ध में राजा का उनका नेतृत्व करता था। हारे हुए लोगों के पशुधन, संपदा, चारागाह आदि विजेता राजा अपने जन के लोगों में बांट देता था, है ना। क्या करता था? राजा जो है अपने लोगों में बांट देता था और समय समय पर जन के लोग अपने राजा को क्या करते थे? भेंट भी देते थे। भेंट मतलब होते उपहार देना, जैसे दूध, घी, अनाज, आभूषण, गाय आदि। राजा इसमें से एक हिस्सा स्वयं रख लेता था और बाकी हिस्सा अपने जन के सभी लोगों में क्या कर देता था? वो बांट देता था, है ना। यहाँ के देखो देवी देवता यज्ञ कैसे थे। तो वैदिक लोग समय समय पर अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे। वे अपने देवताओं से क्या कहते? जीवन में खुशहाली, संतान, गाय, घोड़े, रोग मुक्ति और युद्ध में विजय की प्रार्थना करते थे। उनके प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि थे। वे यहाँ से लिख ले रहना, ट्रैक लगा लेना भाई। वे यज्ञ में अग्नि कुंड के माध्यम से दूध, दही, घी, जौ आदि देवताओं को समर्पित करते थे और साथ में उनकी स्तुति में वैदिक सूक्तों का वाचन भी होता था। वैदिक सूक्तों में देवताओं की स्तुति के अलावा प्रकृति का वर्णन, विश्व की उत्पत्ति संबंधित विचार भी सम्मिलित है। वैदिक संस्कृति की सबसे बड़ी देन इस प्रकार है। पहला था इसमें संस्कृत भाषा, दूसरा था वैदिक साहित्य और तीसरा था गणतांत्रिक परंपराएं। और संस्कृत भाषा में आता था, संस्कृत भारत के अधिकांश भाषाओं की क्या थी? वो जननी, जननी मतलब होता है माता, ठीक है। और वैदिक साहित्य में देखिए भारत की सबसे प्राचीन साहित्य है। और गणतांत्रिक परंपराएं मतलब होता है छोटे छोटे जनपदों का एक युग था, है ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए देवी देवता यज्ञ, युद्ध कैसे थे, राजा कैसे थे, समाज, रहन सहन, ठीक है। कल से हम एक उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक का पढ़ लिए, उत्तर वैदिक काल हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।